उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक वती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 की डिमांड को देखते हुए दोस्तों आज हिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आए दोस्तों। एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है और इसी के साथ दोस्तों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी दोस्तों? तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या दोस्तों याद रखिएगा? मोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर ट्रिक याद रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? मो से मोहनजोदड़ो और रॉ से राखलदास बनर्जी। ठीक है, क्या ट्रिक याद करके जाइएगा? मोर। मोर से मो से मोहनजोदड़ो, रॉ से राखलदास बनर्जी, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, याद कीजिएगा। ठीक है, और एक ट्रिक बताने जाते हैं दोस्तों, मोसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोसी ट्रिक। मोसी ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हैं? मोसी यानी मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। तो ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? मोसी याद रखिएगा। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो क्वेश्चन हम लोग इसके माध्यम से कर दिए कि मोहनजोदड़ो खोज 1922 में की गई थी। कब की गई थी? ये डेट पूछा जाता है, साल पूछा जाता है। तो 1922 में किनके द्वारा? मोर ट्रिक से याद कीजिएगा। मो से मोहनजोदड़ो, रॉ से राखलदास बनर्जी। और मोसी ट्रिक से क्या याद की दोस्तों? मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी, यानी ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इससे रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है ये कहां स्थित है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है। जी एकदम सही सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान में। ठीक है, आपको ऑप्शंस में भारत, नेपाल, चीन वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टिक करके आइएगा। ये क्वेश्चन मेरा आया था, ठीक है, और मैं भारत टिक करके आ गया था क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आप लोग को मैं बता रहा हूं ये मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक करके आइएगा, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यही मोहनजोदड़ो था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे फेमस जगह अगर कोई था, सबसे पॉपुलर था, सबसे बड़ा था, वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला के नाम से यह जगह जाना जाता है। याद रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला। ठीक है, यहां पर बहुत सारे चीज मिले हैं। क्या क्या मिला दोस्तों? एक याद रखिएगा पुरोहित राजा का अवशेष यहीं से मिला है। किसका? पुरोहित राजा का अवशेष मिला है। नर्तकी का एक मूर्ति मिला है। और क्या क्या मिला है? विशाल स्नानागार यहीं से मिला है। विशाल माल गोदाम यहीं से मिला है। तो सबसे ज्यादा पूरा वस्तु कहां से मिला दोस्तों? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। ये था दोस्तों, याद कर लीजिएगा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है, थोड़ा सा तबियत खराब है दोस्तों, गला थोड़ा बैठा हुआ। ठीक है, ठंडा लग गया, फिर भी आप लोग का डिमांड था सर हिस्ट्री लेकर आइए, हिस्ट्री लेकर आइए, तो चलिए ला दिए। एक से एक ताबड़तोड़ वीडियोस आएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको भी जबरदस्त ट्रिक्स आप लोग को याद करवा देते हैं। लोथल जो है दोस्तों याद रखिएगा, लोथल मतलब लोभी। क्या? लोभी आदमी। ठीक है, याद रखिएगा। लो से लोथल, भी से भोगवा नदी। याद रखिए कैसा है ये जो लोथल है, इसको लोभी ट्रिक से याद रखिएगा। लो से लोथल, अब भौ से क्या हो जाएगा दोस्तों? भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो इसको हम लोग तुरंत याद कर लें। कैसे? लोभी आदमी जो है दोस्तों वो बहुत ही रंग दिखाता है अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता है। यानी लोथल की खोज किसने की थी?
रंग दिखाने वाला आदमी यानी रंगनाथ राव ने कब की थी दोस्तों? 1954 में। याद करके जाइएगा, 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये भोगवा नदी है कहां? गुजरात में है। याद करके जाइएगा। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष अगर कहीं से प्राप्त हुआ था, वो लोथल से। याद रखिएगा, लोथल क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम था लोथल। ठीक है, और यहीं से डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष मिला है। डॉकयार्ड यानी जहां जहाजों की मरम्मत की जाती है, जहां जहाज ठहरते हैं, उसी को डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा कहा जाता है। और इसका अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से। तो चलिए एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, लोभी आदमी जो है अपने जीवन में बहुत ही रंग दिखाता है, और रंग दिखाने के बाद उसको लाइफ में भोगना पड़ता है, और भोगने के बाद उसको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लोभी आदमी, लो से क्या हो गया दोस्तों? लोथल। लोभी आदमी क्या करता है दोस्तों? अपने जीवन में रंग दिखाता है। तो रंग से हो गया। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और आगे चल के इसको भोगना पड़ता है, तो इससे याद रखेगा भोगवा नदी। अब भोगने के बाद चाहे लोभी हो चाहे कोई भी हो, उसको गुजरना पड़ता है, यानी इस दुनिया से उसको जाना पड़ता है। तो गुजरना पड़ता से गुजरात। याद रखेगा, ये लोथल कहां है दोस्तों? ये गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। और यहां से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ। इतना करके जाइएगा तो आपको लोथल से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि लोथल एकमात्र बंदरगाह याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन एकदम नहीं पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से 5-6 क्वेश्चन आपको बता दिया गया। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन ये दोस्तों 50+ क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठा था, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप लोग क्या टिक करके आइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। आप सभी को पता है दोस्तों 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद कोई था वो मगध था। और मगध पर इससे पहले यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पहले किसका शासन था दोस्तों? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का राज था। यानी मौर्य वंश के पहले नंद वंश का शासन था। लास्ट में इस नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का नींव डाला कौन? मगध पर? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद द्वितीय शासक कौन था ये आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, और इसका जो तृतीय शासक था दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिनका नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, वो तृतीय शासक था। आप लोग द्वितीय शासक का नाम कमेंट बताइएगा, और इनका अंतिम शासक यानी मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी दोस्तों? याद रखिएगा कौन? चाणक्य। ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर, चाणक्य अगर ऑप्शन में ना मिले तो हम लोग क्या टिक करेंगे? तो चाणक्य और दो नाम था। क्या था नाम दोस्तों? याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद कीजिएगा। विको क्रीम। कौन सा क्रीम दोस्तों? विको। विको मतलब वी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य। चाणक्य का और दो नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था और एक नाम था कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य कौन सा क्रीम लगाता था दोस्तों? विको क्रीम लगाता था। वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य। अगर अर्थशास्त्र की किसने रचना की थी अगर चाणक्य ना मिले तो आप लोग क्या टिक करके आइएगा? या तो विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य। याद रखिएगा। और ये जो चाणक्य कौन था दोस्तों? आप सही पता है, चंद्रगुप्त मौर्य में दोस्तों ये याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद में थे, और सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प किया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में, तो वो और कोई नहीं दोस्तों चाणक्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मुद्रा राक्षस, यहीं पर नाम में ही पता चल रहा राक्षस वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया है, राक्षस वर्ड, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है, तो इससे आपको साफ पता चलता है जब लेखक पूछ रहा है, दैट मींस ये मुद्रा राक्षस जो है ये एक पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, एक बुक का नाम है, इसीलिए यहां पर पूछा गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। दैट मींस मुद्रा राक्षस जो किताब है दोस्तों वो किसने लिखी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राक्षस, मुद्रा राक्षस, तो राक्षस वर्ड से याद रखिए दोस्तों, एकदम कंसेप्ट में बैठ जाएगा, क्योंकि वेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, एकदम इजी से इजी कंसेप्ट में बता रहा हूं, एकदम दिमाग में छाप जाएगा दोस्तों, आप लोग एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे। तो राक्षस वर्ड से क्या याद रखता है, राक्षस का जो दांत होता है दोस्तों वो विशाल होता है, राक्षस का जो दांत है दोस्तों वो विशाल दांत होता है कि नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहां पर दांत वर्ड कहां है, दत्त वर्ड से दांत वर्ड, और विशाख से याद रखिएगा विशाल दांत। यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो राक्षस किसे कहते हैं, जिसका दांत बहुत विशाल होता है, दांत जिसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। और किसका दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है दोस्तों, राक्षस का। दैट मींस मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों, इनमें से विशाख दत्त। कैसे याद रखें हम लोग दोस्तों, विशाल दांत से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, हम लोग संस्कृत में अष्ट का मतलब क्या जानते हैं, आठ। क्या जानते हैं, आठ। और अध्यायी यानी अध्याय, अध्याय को हम लोग बोलते हैं चैप्टर्स, यानी 8 चैप्टर्स, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट्स एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते पानी पी ले रहा है ना, एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसको नानी याद आ रहा है, एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसको पानी पी रहा है, ठीक है, बहुत पानी पी रहा है। तो याद रखिएगा उसका 8 चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या हालत खराब हो जाएगा, इतना पानी पिएगा ना, इतना पानी पिएगा, तो बोलना नहीं है, ठीक है। 8 चैप्टर पढ़ना है उसको, तो वो पानी ही पानी पिएगा। दैट मींस अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। यानी 8 चैप्टर पढ़ते पढ़ते पानी पानी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पानी पानी हो गया, मोए मोए नहीं हुआ, पानी पानी हो गया। 8 चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसको पूरा पानी प्यास लगा, बार बार बहाना करके वो पानी पी रहा, फिर पढ़ रहा, पानी पी रहा और फिर पढ़ रहा है। तो 8 चैप्टर पढ़ते पढ़ते पाणिनि हो गया। यानी अष्टाध्यायी के लेखक का नाम क्या है दोस्तों, पाणिनि। याद हो गया ना आप लोग को, जिनको जिनको समझ में आ रहा है वो लोग लाइक और कमेंट कीजिए कैसा लगा कंसेप्ट, ठीक है। आप लोग को दिमाग में छपा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, महाभारत की रचना किसने की। आप सही पता है दोस्तों, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा महाकाव्य का नाम है महाभारत, और एक पता है आप लोगों को रामायण, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना किसने की दोस्तों, वेद व्यास ने। किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। आप लोग कमेंट बताइएगा रामायण की रचना किसने की थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये महाभारत क्या है दोस्तों, आप सही पता है, एक ही परिवार में ये युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच में, कौरव और पांडव के बीच में। किनके किनके बीच में हुआ था, एक ही परिवार के कौरव और पांडवों के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो महाभारत के युद्ध हुआ था वो किस मैदान में हुआ था। किस मैदान में हुआ था दोस्तों, आप सभी पता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कहां हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। अगर महाभारत से दूसरा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाएगा कितने दिनों तक ये युद्ध चला था। तो आप लोग बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी याद रखिएगा, 18 दिनों तक। कितने दिनों तक ये युद्ध चला था, 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। कहां चला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक ही परिवार के सदस्य यानी कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन हुए थे दोस्तों, पांडव विजय हुए थे, ठीक है। और आप सभी को पता है ये महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आप सही पता है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। सब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति में या भीष्म पितामह के द्वारा कितना प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सेपरेट वीडियो बनाया दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया महावीर के बचपन का नाम क्या था, ठीक है।
तो महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है वर्धमान, ठीक है, यानी वर्धमान महावीर। महावीर के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि ये जो वर्धमान महावीर है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी यानी वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और कहां हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम यानी वैशाली में। ऑप्शन में आपको कभी कभी कुंडग्राम दिखाई देगी, कभी कभी वैशाली, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों को याद करके जाइएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि इनकी मृत्यु कब कहां हुई थी तो याद रखिएगा पावापुरी में। कौन सा स्थान पर? पावापुरी में हुई थी, ठीक है। अगर महावीर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये जो महावीर है ये किस धर्म से रिलेटेड थे? महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड थे। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म में ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे, याद करके जाइएगा। और जो 23वां था दोस्तों वो पार्श्वनाथ, यानी इनके नाम से पारसनाथ पहाड़ का नाम पड़ा है झारखंड। आप लोग कौन कौन जानते हैं पारसनाथ पहाड़ का नाम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और महावीर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये लास्ट और अंतिम व तीर्थंकर थे, यानी 24वां। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर जो है दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। और 24 यानी अंतिम जो तीर्थंकर था वो कौन था दोस्तों? महावीर स्वामी खुद, ठीक है। और इनके पापा का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, याद रखिए, ठीक है। और ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। और किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन से नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि अल बिरूनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो ये जो है दोस्तों अल बिरूनी जो है, आ से अल बिरूनी, आ से अरबी, किस ट्रिक से याद रखिएगा? आ से अल बिरूनी, आ से अरबी, यानी अल बिरूनी ने किताब उल हिंद जो हिंद है उसकी रचना अरबी भाषा में की थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल बिरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था? वो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। और ये जो किताब उल हिंद है इनका और 2 नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो किताब उल हिंद है ये अरबी नाम है। क्या नाम है दोस्तों? अरबी नाम है। उर्दू में किताब उल हिंद को हम लोग तहकीक हिंद कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं भारत की खोज। यानी किताब उल हिंद पूछे, भारत की खोज पूछे, तहकीक हिंद पूछे, तो इसकी रचना किसने की थी? अल बिरूनी ने की थी। कौन से लैंग्वेज में की थी? याद रखिएगा अरबी लैंग्वेज में की थी। किनके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अलवार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अलवार कौन थे? तो अलवार यानी तलवार, अलवार यानी तलवार। तलवार जैसा धार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र में होता है ना दोस्तों। अलवार यानी धार यानी तलवार, और ये जो धार है दोस्तों वो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र में होता है। तो अलवार जो है वो किनके उपासक होते थे दोस्तों? भगवान विष्णु जी के। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अलवार के साथ एक क्वेश्चन आता है दोस्तों नयनार। तो नयनार कौन थे? तो नयनार नौ में आकर रो, ये जो नयनार है नयन वर्ड से बना। कौन से वर्ड से बना है? नयन। और नयन मतलब होता है आंख, यानी 3 आंख किनका है दोस्तों? याद रखिएगा त्रिनेत्र किनका है? भगवान शिव जी के। तो नयन वर्ड से याद रखिएगा शिव जी के उपासक को नयनार कहा जाता था और विष्णु जी के उपासक को अलवार कहा जाता था, ठीक है। तो अलवार और नयनार का भी आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। ये था दोस्तों आज का टॉप 10 क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट वीडियो था, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसी तरह अगर समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिस्ट्री में भी ताबड़तोड़ वीडियोस जो है वो अपलोड किया जाएगा। कौन कौन समर्थक है दोस्तों आप लोग जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कौन कौन मेरे साथ हिस्ट्री का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। जी तोड़ मेहनत करेंगे दोस्तों, हिस्ट्री में भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो को जमकर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।